गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की टैक्सेशन की 10th क्लास आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स लॉज थे उनके बारे में भी कुछ बताया। उसके अलावा हमने देखा था कि जीएसटी लाने की ज़रूरत हमारे देश में क्यों महसूस हुई, नीड्स हमने पढ़ी थी कि जिनके कारण से हमारे देश में जीएसटी आया। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जीएसटी का मतलब समझेंगे, मीनिंग ऑफ जीएसटी समझेंगे और उसके साथ हम जीएसटी के कुछ फीचर्स यानी कि उसकी विशेषताओं को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ जीएसटी से। मीनिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारी जीएसटी होती है। मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। डेफिनेशन लिखी हुई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। व्हाट? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, और हिंदी में इसे कहा जाएगा गंतव्य आधारित उपभोग कर। गंतव्य आधारित उपभोग कर, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ओके, होता क्या है, तो देखिए जीएसटी के अंदर माना गया है कि जब तक आपका अल्टीमेट कस्टमर, आपका जो फाइनल कंज्यूमर है, वो गुड्स को कंज्यूम नहीं करता तब तक हर स्टेज पर जीएसटी लगेगा। और फाइनल जीएसटी कहाँ लगेगा? उस डेस्टिनेशन पर, उस स्थान पर जहाँ की कंजम्पशन होगा। तो ये क्या है? गंतव्य आधारित उपभोग कर है। ये एक तरीके से डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, कंजम्पशन तक लगने वाला है और फाइनली कंजम्पशन पर लगने वाला ये एक जीएसटी हमारा टैक्स है। देन कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स उसी स्टेट में, उसी स्टेट गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की होगी जिस स्टेट में गुड्स को एक्चुअली कंज्यूम किया जाता है। तो इनकम भी वहीं पर होगी, लेवी भी लास्ट जो जीएसटी की रहती है वो वहीं होगी जहाँ गुड्स का या फिर सर्विसेज को यूज़ किया जा रहा है, गुड्स का कंजम्पशन किया जा रहा है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड है, उस स्थान पर ही इसकी लेवी होगी, उस स्थान पर ही इसका कलेक्शन होगा, वहीं पर इनकम जनरेट होगी गवर्नमेंट के लिए। एंड कंजम्पशन टैक्स कंजम्पशन तक चलता रहेगा, which is levied on consumption of goods and services. Okay, destination based consumption tax which is levied on goods and services, on consumption of goods and services. तो क्या हिंदी में कहेंगे कि वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, गुड्स और सर्विसेज पर ही तो लगेगा। तो किस पर लगता है जीएसटी? गुड्स पर भी लगता है और सर्विसेज पर भी लगता है, और उनके कंजम्पशन पर लगने वाला टैक्स है, कंजम्पशन तक लगने वाला टैक्स है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए, वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन हिंदी में कहते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कल ही मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर बताया था कि पहले क्या होता था कि हमने गुड्स खरीदे, उन पर कुछ टैक्स का अमाउंट पे किया, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वैट, वॉटएवर पे किया। हमने उस वैल्यू को अपना क्या मान लिया? कॉस्ट मान लिया, उस टैक्स को भी कॉस्ट मान लिया, और फिर आगे हमने वापस से जब टैक्स कैलकुलेट किया तो वो टैक्स वाली अमाउंट के ऊपर ही किया, मतलब कि टैक्स ऑन टैक्स लगता था। जीएसटी में टैक्स ऑन टैक्स का सिस्टम तो बिल्कुल हट गया। जीएसटी जो लगता है जस्ट सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू एडिशन पर ही चार्ज होता है। इस कंसेप्ट को एक छोटा सा हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जीएसटी जो है वो वैल्यू एडिशन पर किस तरीके से चार्ज होता है। हम मान लेते हैं एक पर्सन है, मैन्युफैक्चरर है ए, फिर एक पर्सन है वो होलसेलर है, ये पर्सन बी, फिर एक हमारा रिटेलर है पर्सन सी, और फिर फाइनली हमारा एक कंज्यूमर है जिसका नाम है डी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वैल्यू एडिशन के प्रिंसिपल पर जीएसटी कैसे काम करता है। मतलब क्या होता है कि जितनी वैल्यू आप ऐड करोगे ना अपने गुड्स में, जितनी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो सिर्फ उसी पर आपको टैक्स देना है। कैसे होता है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि ये पर्सन ए है, ये 100 रुपये में कुछ गुड्स बेचने के लिए तैयार है, चलो 1000 रुपये में,
ठीक है, ये क्या कर रहा है, 1000 रुपये में कुछ गुड्स अपने होलसेलर बी को बेचने के लिए तैयार। इस 1000 में इसने अपना सब कुछ प्रॉफिट कॉस्ट जो भी था सब कुछ जोड़ लिया। इसने कहा कि फाइनली मैं कितने में बेचूंगा आपको गुड्स, 1000 रुपये में। ओके, यहाँ पर एक होगा टैक्स। जब आप बेचोगे, मैंने कहा था ना, जैसे ही सप्लाई होगी, जैसे ही सेल होगी, टैक्स की लेवी हो जाती है। तो यहाँ पर अब पहले तो जैसे कि एक्साइज ड्यूटी चलता था, वेट चलता था, CST चलता था, अब ऐसा तो कुछ नहीं है, जस्ट वन टैक्स। और सिंगल टैक्स वो कौन सा है, हमारा GST। देन यहाँ पर क्या होगा, 10% मान लो कि टैक्स रेट है, तो उसे कितना GST देना पड़ जाएगा, 100। और ये उसकी क्या हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। वो 1100 रुपये में क्या करेगा, पर्सन बी को ये गुड्स ट्रांसफ़र कर देगा। अब पर्सन बी को ये गुड्स मिलेंगे ना, पर्सन बी को कितना मिला, 1000, तो गुड्स की वैल्यू 100, टैक्स का, टोटल इसका खर्चा कितना हो गया, 1100 रुपये का। अब GST के अंदर जब टैक्स निकालने की बात आती है ना, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली कहा हुआ है कि हमें टैक्स को कभी भी वैल्यूएशन में शामिल नहीं करना। जैसे हमने कस्टम्स में पढ़ा था ना, असेसेबल वैल्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है, तो GST के अंदर असेसेबल वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करते समय टैक्स की वैल्यू यानी कि GST की वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर वो जुड़ी हुई है तो हम उसे हटाएंगे, कभी भी GST को टैक्सेबल वैल्यू के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखो, पर्सन बी ने 1100 रुपये में खरीद लिया, अब वो क्या करेगा, आगे वापस बेचेगा उन गुड्स को। तो उसने अपने कॉस्ट एंड प्रॉफिट के लिए मान लो कि 200 रुपये ऐड करने हैं। उसने कहा मैं कितना प्रॉफिट लूँगा, 200 रुपये का मैं प्रॉफिट लूँगा। ओके, अच्छी बात है, इन्हें 200 रुपये का प्रॉफिट ऐड करना है। तो ये अब सामने वाले पर्सन को गुड्स कितने में बेचेंगे, तो ये गुड्स बेचेंगे 1200 रुपये में। कितने में बेचा जाएगा गुड्स, 1200 रुपये में। वैल्यूएशन के अंदर टैक्स को शामिल नहीं किया जाएगा। 1000 के गुड्स है तो वैल्यू 1000 ही मानी जाएगी। तो मैम इन्होंने जो 100 रुपये टैक्स के दिए उसका क्या, ये क्या इनका खर्चा हो गया? देन नो, ये इनका खर्चा नहीं है। लेकिन इसको कैसे सेट ऑफ करेंगे वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी सिर्फ ये समझो कि वैल्यूएशन में कभी भी टैक्स को इंक्लूड हमें नहीं करना है। देन 1000 रुपीज़ गुड्स की वैल्यू थी, उसने 200 अपने कॉस्ट एंड प्रॉफिट के लिए जोड़े, क्योंकि कोई भी अगर गुड्स खरीद के वापस बेचेगा तो वो एज इट इज़ उसी वैल्यू पर तो सेल करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट तो ऐड करेगा ही करेगा अपना। उसने 200 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा। उसने पर्सन सी से कहा कि मैं 1200 रुपये में आपको गुड्स बेचने के लिए तैयार हूँ। ओके, पर्सन सी ने ये गुड्स इससे खरीदे, तो अब यहाँ पर भी तो GST लगेगा ना। मान लो कि GST की रेट यहाँ भी 10% है, तो कितना GST लगेगा, 10% GST कितना हो गया, 120 रुपये। और इसे गुड्स कितने में मिल जाएंगे, 1320 में। 1200 तो गुड्स के, 120 टैक्स के, ये टोटल हो गए 1320 रुपये। क्लियर यहाँ तक चीज़ें, सिंपल। अब आती है पर्सन सी की बात। तो अब ये क्या कहेगा, ये जब कस्टमर को बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा, तो ये भी तो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ना कुछ ऐड करेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, करेगा ही ना। मान लो इसने कितना ऐड किया प्रॉफिट के लिए, 300, तो अब ये कितने में बेचने को तैयार है, 1500 रुपये में। ये क्या कहेगा, मैं 1500 रुपये में गुड्स को बेचने के लिए रेडी हूँ। ओके, कंज्यूमर जब खरीदेगा तो यहाँ वापस भी तो 10% GST ऐड होगा। जितनी बार सेल होगी उतनी बार GST लगेगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सप्लाई मीन्स टैक्सेबल सप्लाई हुई तो GST लगेगा ही लगेगा। 10% कितना हो जाएगा, 150, तो कंज्यूमर को कितने में मिलेगा, 1650। तो इसके पास जो बिल बन के आता है, 1500 के गुड्स, 150 का टैक्स, 1650 रुपये टोटल। अब यहाँ तो ऐसी कोई कैलकुलेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कंज्यूमर है, इसे तो बेचना नहीं है, और बेचना नहीं है तो GST की लेवी नहीं है, सब कुछ खत्म। तो यहाँ तक ये चीज़ें हुई। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल का बेस मैंने बनाया है। अब हम इसको समझते हैं कि GST के अंदर वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट कहाँ पर आता है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था ना कि कस्टमर से जो GST वसूल किया जाता है वो हमारा आउटपुट टैक्स होता है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है और इसे हमें सरकार को जमा करवानी पड़ती है, हमारे पास नहीं रख सकते। तो अब ये जो पर्सन ए है ना, इसका आउटपुट टैक्स कितना बनेगा, इसने इस पर्सन बी से 100 रुपये लिए ना GST के, लिए 100 रुपये GST के, तो यही इसका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, ये इसका टैक्स पेएबल है। कितना टैक्स पे कर देगा ये गवर्नमेंट को, टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट
कितना हो जाएगा, 100 रुपये इसको पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसने 100 रुपये अपने कंज्यूमर से लिए हैं, इसके लिए तो वो उसका रिसिपिएंट है, उसका कंज्यूमर ही है एक तरीके से। तो उसने पर्सन बी से अगर 100 रुपये जीएसटी का लिया है तो उसे 100 रुपये का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम पर्सन बी पर। तो पर्सन बी जो हमारा होलसेलर है, उसने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए, उसने अपने कस्टमर से यानी कि पर्सन सी से कितना लिया था जीएसटी के रूप में? 120 रुपये लिया था। तो इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 120 रुपये। अब गवर्नमेंट इन्हें क्या कहेगी कि आप हमें 120 रुपये का पेमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने कंज्यूमर से जीएसटी के नाम पर 120 रुपये लिए हैं, तो वो तो आपको हमें चुकाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये जो पर्सन बी है वो कहेगा कि हाँ, मैंने अपने कंज्यूमर से तो 120 रुपये लिए हैं, नो डाउट, बट जब मैंने गुड्स खरीदे थे ना, तब मैंने 100 रुपये का जीएसटी तो ऑलरेडी दे दिया है, और वो तो आपको मिल ही गया है गवर्नमेंट को। किसने दिया? तो बी के थ्रू, बी के नाम पर किसने दिया है? वो तो ए ने दे दिया। मैंने ए को दिया था और ए ने ऑब्वियस सी बात है आपको पे किया है, तो फिर वो 100 रुपये में दोबारा से क्यों दूँ? सिंपल सा कंसेप्ट है ना। बी की टोटल लायबिलिटी टैक्स की कितनी बनी? 120 रुपये, मतलब इन गुड्स से रिलेटेड उसे 120 रुपये का पेमेंट करना है। अच्छी बात है, लेकिन वो कहेगा कि 100 रुपये तो इन्हीं गुड्स के लिए मैं पहले पे कर चुका हूँ ना, तो अगेन मैं वो 100 रुपये पे क्यों करूँ? तो गवर्नमेंट उसे यहाँ से 100 रुपये माइनस करने कह देगी, और इसे कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। दो चीज़ें मैंने समझाई थी, अगर आप लोगों को दिमाग में याद हो। आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, सेल्स पर लगने वाला टैक्स, आउटपुट टैक्स वो लायबिलिटी होती है। इनपुट टैक्स जो हमने परचेज किया उसके साथ जो हमने टैक्स पे किया था वो हमारा इनपुट टैक्स होता है, उसकी हमें क्रेडिट मिल जाती है, जमा मिल जाती है, उतना कम हमें पे करना पड़ता है। और जीएसटी में क्योंकि सब कुछ जीएसटी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर्सन बी को कितनी मिल जाएगी? 100 रुपये। तो ए को क्यों नहीं मिली? तो क्योंकि ए के बारे में हमारी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ए जो है हमारा फर्स्ट सप्लायर, हमने ये माना है, तो मतलब उसने कहीं से गुड्स खरीदे नहीं है, उसने गुड्स को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर किया है इस वजह से। और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो कि ए ने भी टैक्स दिया हुआ है पहले, तो उसको हम ए की लायबिलिटी से भी माइनस कर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, इसलिए हमने ए की तो टोटल 100 ही मान ली। बी को आईटीसी मिल गई, इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम शॉर्ट में कहेंगे आईटीसी। कितनी मिल गई? 100 रुपये की। अब बी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 20 रुपये। सिंपल। अब आ जाते हैं इसी तरीके से पर्सन सी पर। तो पर्सन सी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 150। यहाँ इसे भी आईटीसी मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसने जब बी से खरीदा था तो इसने भी तो ये 120 रुपये का पेमेंट किया था ना, तो ये 120 रुपये की आईटीसी उसे मिल जाएगी, और ये गवर्नमेंट को कितना देगा? 30 रुपये। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब कंज्यूमर पर आते हैं, तो कंज्यूमर की तो कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं, कोई आईटीसी नहीं, कुछ नहीं, उसको गवर्नमेंट को डायरेक्टली कुछ पे करना भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो डायरेक्टली पे कर रहे हैं वो तो सप्लायर्स होंगे। कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स में कंज्यूमर, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है या फिर वो पर्सन जिस पर कि टैक्स का बर्डन आ रहा है, वो कभी भी डायरेक्टली टैक्स पे करता ही नहीं है, इसलिए इस टैक्स को भी इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर का तो कोई केस है नहीं, इन तीनों का था। अब यहाँ मैं आपको समझाती हूँ कि वैल्यू एडिशन का पॉइंट आया कहाँ। देखिए, समझिएगा इस चीज़ को। ए को तो 1000 रुपये के गुड्स बनाए, 10% के हिसाब से 100 रुपये का टैक्स दिया, ओके। अब पर्सन बी पर आते हैं, तो इसने 1000 के गुड्स तो बने बनाए खरीदे थे, वो तो इसने बनाए नहीं। उसने उसमें वैल्यू कितनी ऐड की, उसकी वैल्यू को कितना इंक्रीज़ किया? तो उसने उसमें अपने कॉस्ट एंड प्रॉफिट के लिए 200 ऐड किए थे। कितना ऐड किया था? 200 ऐड किया था ना, मतलब उसने कितनी वैल्यू बढ़ा दी गुड्स की। 1000 के गुड्स को कितने का कर दिया? 1200 का कर दिया। 200 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, देन वैल्यू ऐड हुई 200, जीएसटी की रेट है 10%, और तो मतलब इसका मतलब है कि बी पर्सन को टैक्स कितना देना चाहिए? सिर्फ 200 का 10%, यानी कि 20 रुपये का ही टैक्स देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने तो वैल्यू कितनी बढ़ाई है? 200 रुपये की। तो जीएसटी बिल्कुल वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है कि जितना आपने अपने गुड्स के अंदर वैल्यू ऐड करी, जितना मूल्य का वर्धन आपने किया, सिर्फ उस मूल्य वर्धन पर ही आपको टैक्स देना है, बाकी का आपको आईटीसी मिल जाता है। तो यहाँ भी तो यही हुआ, इसको 20 ही देना था ना, 200 का 10%, तो इसने 20 ही दिया है गवर्नमेंट को। सी पर आए, इसने 300 बढ़ाया ना, 300 का 10% 30 होता है, मतलब इसको 30 रुपये ही देने चाहिए थे। वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट तो यही कहता है। और हाँ, इसने दिया भी कितना है एक्चुअली? 30 रुपये। तो जीएसटी में हमेशा सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स चार्ज होता है।
तो क्या होता है जीएसटी? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर इसकी लेवी होती है, इसका उद्ग्रहण होता है, ये लगाया जाता है। और जीएसटी वैल्यू एडिशन के कंसेप्ट पर काम करता है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से लेके अल्टीमेट कंजम्पशन तक हर स्टेज पर, हर चरण पर जीएसटी लगता है और उससे जस्ट पिछले वाले स्टेज पर दिया गया टैक्स आईटीसी के रूप में स्वीकृत कर दिया जाता है। तो यही हुआ ना, होलसेलर के पास जब आया टैक्स तो लगा, इसने वापस टैक्स दिया, 120 का टैक्स देना पड़ा, और इसे पिछले चरण पर यानी कि मैन्युफैक्चरर से जब खरीदा था तो जो इतना टैक्स दे रखा था वो 100 रुपीज़ की आईटीसी मिल गई। तो रिटेलर पर क्या हुआ, इसका भी 150 का टैक्स लाइबिलिटी बना, उसमें से 120 की उसको आईटीसी मिल गई, जो कि लास्ट स्टेज पर पे किया हुआ जीएसटी था। तो जीएसटी के अंदर क्या होगा, हर स्टेज पर जीएसटी लगेगा और जस्ट पिछले वाले स्टेज की जो जीएसटी है उसकी क्रेडिट दे दी जाती है। तो ये हमारे जीएसटी की डेफिनेशन थी जिसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी की कुछ विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं, तो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके अंदर फर्स्ट हमारा फीचर लिखा हुआ है, जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसको एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है, हम सबको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है वो व्यक्ति उस टैक्स का बर्डन आगे किसी पर्सन पर शिफ्ट कर देगा। सेकेंड, इट इज़ लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर इसकी लेवी होती है। तो यहाँ दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहला तो ये कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर इसकी लेवी है, यानी कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको माल या सेवा नहीं माना जाए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ होती है, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनको क्या माना, करेंसी होती है इंडिया की जो लीगल करेंसी अभी चल रही है, प्रचलित मुद्रा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उन करेंसीज को भी गुड्स नहीं माना जाता है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर रखा गया, जिसको माल ही नहीं माना गया, वस्तु ही नहीं माना गया, या फिर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई व्यवहार जिसे सेवा ही नहीं माना गया है, तो फिर उस पर जीएसटी की लेवी भी नहीं है। तो मतलब गुड्स और सर्विसेज इन दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है, तब जीएसटी की लेवी होती है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि क्या सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी लगता है? क्या सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी लगता है? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे माल हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अभी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, इनको क्या किया गया, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। इन पर जीएसटी की लेवी नहीं है, जबकि वस्तुओं की श्रेणी में तो आते हैं। पेट्रोल को वस्तु तो माना गया है, अल्कोहल को वस्तु तो माना गया, लेकिन उस पर जीएसटी की लेवी नहीं है, क्योंकि जीएसटी के दायरे से इसको क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। तो दोनों चीज़ों को समझना, दोनों थोड़े अलग अलग है। फर्स्ट तो ये कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में ही कवर नहीं हो रहे, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। और सेकंड, कुछ ऐसे गुड्स सर्विसेज जिनको जीएसटी के क्राइटेरिया से, जीएसटी के क्षेत्र से, उसके दायरे से बाहर रख दिया गया हो, तो उन पर भी जीएसटी की लेवी नहीं होगी। अदरवाइज सभी गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी की लेवी होती है। इट इज़ लेवीड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, सिर्फ मूल्यवर्धन पर लागू। तो ये पूरा एग्जाम्पल हमने इसी के लिए पढ़ा था कि वैल्यू एडिशन पर किस तरीके से जीएसटी लगता है। तो वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट तो आप लोगों का क्लियर है। फोर्थ है, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन। ये भी मैंने समझा दिया, डेस्टिनेशन बेस्ड है, कंजम्पशन पर लगने वाला टैक्स है। फिर यहाँ पर है कि हमारे देश के अंदर है ना डुअल जीएसटी मॉडल, दोहरा जीएसटी मॉडल लागू किया गया है। इसको मैं हटा रही हूँ। दोहरा जीएसटी मॉडल का मतलब क्या होता है? तो दोहरे जीएसटी मॉडल का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लेगी। आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, लेकिन दोनों गवर्नमेंट्स एक साथ जीएसटी भी चार्ज कर सकती है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए अब हम पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। ओके, फीचर्स पर फिर आएंगे, फोर्थ पॉइंट हमारा चल रहा है, फोर्थ तक कंप्लीट है। अभी हम एक बार टाइप ऑफ जीएसटी पढ़ते हैं, कितनी तरीके की जीएसटी होती है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, देन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये टाइप्स होते हैं जीएसटी के। फुल फॉर्म्स देखते हैं। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूनियन टेरिटरी जीएसटी, संघीय क्षेत्र या संघीय प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब समझते हैं कौन सा टैक्स कब लगेगा। तो आईजीएसटी, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि दो तरीके की सप्लाईज होती है, दो तरीके की सप्लाईज होती है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट एंड सेकेंड वन इज इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है अंतरराज्यीय आपूर्ति और ये होती है राज्य के भीतर आपूर्ति। तो नाम से कुछ कुछ क्लियर होगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई, राज्य के भीतर आपूर्ति का मतलब उसी स्टेट से उसी स्टेट में सप्लाई हो रही है। राजस्थान से राजस्थान में गुड सप्लाई हो रहे, गुजरात से गुजरात में गुड सप्लाई हो रहे, तो वो तो है आपका इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट मीन्स अंतरराज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में, राजस्थान से गुजरात में, गुजरात से महाराष्ट्र में, इस तरीके से जब सप्लाईज हो रही है तो वो कौन सी सप्लाईज हो जाती है, इंटर स्टेट। तो दोनों सप्लाईज पर अलग अलग जीएसटी चार्ज होता है, मतलब अलग अलग नाम से जीएसटी चार्ज होता है, रहेगा वो जीएसटी ही अलग अलग नाम से। तो कैसे, तो इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये इनकम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आईजीएसटी कौन चार्ज करता है, तो आईजीएसटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार चार्ज करती है। तो आईजीएसटी कब चार्ज होता है, जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक संघीय क्षेत्र से दूसरे संघीय क्षेत्र में जब ट्रांसफर होता है, तब वो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। उस पर आईजीएसटी के नाम से टैक्स लगता है और आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम होती है। देन इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट पर ये दोनों टैक्स एक साथ चार्ज होते हैं, सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा। इंट्रा स्टेट मतलब उसी स्टेट के अंदर, तो जब एक ही स्टेट से उसी स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है ना, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई उसको कहेंगे। कुछ इनकम स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, कुछ इनकम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। तो क्या अगर जीएसटी की रेट 12% है तो 12% रेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी और 12% का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी क्या? देन नो, बिल्कुल नहीं। जो आपकी टोटल जीएसटी रेट है उसके दो पार्ट हो जाएंगे, इक्वल, बराबर दो हिस्से होंगे। अगर 12% रेट है तो 6% सीजीएसटी लगेगा, 6% एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी लगेगा। समझ में आ रही है चीज़? टैक्स बढ़ेगा नहीं, दो भागों में बट जाएगा, आधी इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट की, आधी इनकम स्टेट गवर्नमेंट की। इस तरीके से टैक्स का चार्ज होगा। तो समझ में आई चीज़ें? टाइप्स ऑफ जीएसटी, 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी मेन, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज, कुछ ऐसे क्षेत्र जिनको राज्य नहीं संघीय क्षेत्र घोषित किया हुआ है, जहाँ पर अपनी उनकी विधानसभाएं नहीं होती है, जैसे कि चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में क्या है, उनकी अपनी कोई विधानसभा नहीं है, लेकिन वो संघीय क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके से कुछ संघीय क्षेत्र हमारे देश में भी घोषित है, उनके नाम आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत में किन किन क्षेत्रों को संघीय क्षेत्र या संघीय प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, यूनियन टेरिटरीज के बीच में, जब एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो इंटर स्टेट हो गया, एक तरीके से उसको स्टेट ही मान लो। एक यूनियन टेरिटरी से किसी दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर हुआ तो वो इंटर स्टेट होगा। इंट्रा स्टेट होने के लिए ज़रूरी है उसी राज्य से उसी राज्य में ट्रांसफर हो या फिर सेम यूनियन टेरिटरी से उसी यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांसफर हो, तब उसको हम इंट्रा मानते हैं, अदरवाइज वो इंटर हो जाता है। तो जब इंट्रा स्टेट है मतलब एक ही स्टेट से उसी स्टेट में है, तो कौन कौन से टैक्स लगेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर बराबर। एक ही यूनियन टेरिटरी से उसी यूनियन टेरिटरी में है तो सीजीएसटी के साथ लग जाएगा यूटीजीएसटी। तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कभी साथ में चार्ज नहीं होते, या तो एस लगेगा या फिर यूटीजीएसटी लगेगा। क्लियर चीज़ें? तो ये टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो यही है ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी, दोहरा मॉडल, कि दोनों गवर्नमेंट्स को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है जीएसटी के अंदर, कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को और कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है चीज़ें? फाइन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सिंगल टैक्स इन प्लेस ऑफ सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये तो मैंने बहुत शुरुआत में आपको बताया था कि पहले बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे इनडायरेक्ट टैक्स, उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्थान पर अब एक ही हमारा टैक्स आ गया है, गुड्स एंड
सर्विसेज टैक्स एक ही टैक्स है हमारा जीएसटी, जो कि उन सब टैक्सेस को कवर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जीएसटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि किसी एक ही पर्सन के हाथ में हो, सब कुछ फैला हुआ है, सभी लोगों के पास इससे रिलेटेड अधिकार है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में विकेंद्रीकरण यहाँ पर है, कुछ भी केंद्रीकृत नहीं है, किसी एक पर्सन के पास सारे राइट्स नहीं है, सब कुछ विकेंद्रित है, सभी ऑफिसर्स को प्रॉपरली उनके काम बताए गए हैं और उनके साथ उनके अधिकार भी उनको दिए गए हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में जीएसटी से। यहाँ पर अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, एक स्टेट से उसी स्टेट में इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट सप्लाई, बट इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हो तो क्या होगा, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हो तो क्या होगा, कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा। देन यहाँ पर बोला गया है कि इंपोर्ट मीन्स इंटर स्टेट सप्लाई, सीधा सा कंसेप्ट दे दिया। इंपोर्ट यानी कि आयात को माना गया है इंटर स्टेट सप्लाई, तो सारा कंफ्यूजन ही खत्म, आईजीएसटी चार्ज होगा। और हमने कस्टम्स के अंदर पढ़ा भी था ना, इंपोर्ट जब हम कर रहे थे तो उस पर क्या लग रहा था, आईजीएसटी लग रहा था। तो बिल्कुल जीएसटी में क्या किया गया है, इंपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है और उस पर क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। तो इंपोर्ट टू बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। देन व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट, तो बिल्कुल एक्सपोर्ट के बारे में भी प्रोविजन दिया है। एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई है, शून्य दर वाली आपूर्ति। इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर 0% टैक्स लगेगा, ये कैटेगरी है कि जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाईज को कैसे ट्रीट किया जाता है जीएसटी के अंदर, उसका पूरा एक मेथड है। आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे, उनके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जीरो रेटेड सप्लाईज जो होती है उन पर टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से हमें करनी है या उनके प्रोविजंस क्या क्या है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखिए कि इंपोर्ट मीन्स इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट मीन्स जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, फिर जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी प्रॉपर प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने अभी समझाया था आप लोगों को उस एग्जाम्पल के अंदर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में एक छोटी सी टेबल हमें दी हुई है, इस टेबल को हम समझते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सेस। एन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी सेस। मतलब इस टेबल के अंदर अब हम ये समझेंगे कि अगर आपके पास आईटीसी सीजीएसटी के अवेलेबल है तो उसका यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। क्या आप उसका यूज़ सीजीएसटी में भी कर सकते हो, एसजीएसटी में भी कर सकते हो, आईजीएसटी में भी, कहीं भी कर सकते हो क्या। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे और साथ में प्रेफरेंस भी देखेंगे कि सबसे पहले किसको हमें सेट ऑफ करना। मान लो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही है 5,000 रुपये का सीजीएसटी, क्या आ रहा है 5,000 रुपये का सीजीएसटी। अब मेरे पास जो आईजीएसटी है ना वो सीजीएसटी की भी है, आईटीसी सीजीएसटी की भी है, एसजीएसटी की भी है, आईजीएसटी की भी है, जीएसटी सेस का भी है। तो मुझे ये देखना है कि मैं कौन सी आईटीसी का यूज़ कर सकती हूँ। कुछ थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी के अंदर कोई सा भी जीएसटी कहीं से भी सेट ऑफ होता है। देखिए समझते हैं, अगर आपके पास सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो इसका सबसे फर्स्ट यूटिलाइजेशन भी आउटपुट सीजीएसटी के लिए ही होगा। ठीक है, सीजीएसटी की क्रेडिट सबसे पहले अगर यूटिलाइज करनी है तो वो आउटपुट सीजीएसटी के लिए। मान लो कि मेरे पास क्रेडिट थी 50,000 की, आउटपुट टैक्स मेरा सिर्फ 10,000 था, तो 40,000 की क्रेडिट और बची हुई है, तो ओके, अब आप उसे और कहीं यूज़ कर सकते हो। इसका सेकंड यूज़ हो सकता है आईजीएसटी के लिए। आईजीएसटी में क्यों करवाया, एस में क्यों नहीं, क्योंकि समझना कि सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है एंड आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है। तो आगे के ट्रांजेक्शन्स में कुछ सेट ऑफ करने के आपस में उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़े। फर्स्ट तो प्रेफरेंस जिसका जिसे ही मिलना है, आगे में भी सीजीएसटी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस सीजीएसटी को मिलेगा, सेकंड आईजीएसटी को। यहाँ ध्यान रखना, सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकती और सीजीएसटी की क्रेडिट कभी भी सेस में भी नहीं मिल सकती।
CGST और SGST आपस में बिल्कुल कट्टर दुश्मन है, उनका कभी भी आपस के अंदर सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। CGST की क्रेडिट SGST के अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर ही नहीं सकते हो, और SGST की क्रेडिट आप CGST के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो आते हैं SGST पर। तो SGST का फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ जाएगा? आउटपुट SGST पर। सेकंड प्रेफरेंस IGST पर। IGST का सबके साथ बिल्कुल ओके, IGST की क्रेडिट भी सब में मिल सकती है और IGST सबकी क्रेडिट भी ले सकता है। सेकंड प्रेफरेंस कहाँ चला गया? IGST। CGST भी सेट ऑफ नहीं होगा, और GST सेस तो बिल्कुल अलग। GST सेस ना तो किसी को अलग से क्रेडिट देगा ना किसी की लेगा, क्रेडिट GST सेस की है तो ही आप आउटपुट सेस के अंदर कुछ रिलैक्स पा सकते हो, कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट मिल सकती है, अदरवाइज नो। IGST फर्स्ट क्रेडिट, IGST में सेकंड क्रेडिट, CGST में थर्ड क्रेडिट, SGST में। तो इसको सेकंड और इसको थर्ड क्यों रखा? क्योंकि IGST और CGST दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है, इसलिए पहले ये ट्राई किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम को सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सेट ऑफ कर दिया जाए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस IGST में, सेकंड प्रेफरेंस CGST में, थर्ड SGST में, और सेस में तो होगा नहीं। और GST सेस इसकी कहीं प्रेफरेंस नहीं मिलती, वन एंड ओनली आउटपुट सेस के लिए। तो सेस की क्रेडिट सिर्फ सेस में मिलेगी। तो ये जो टेबल मैंने बनवाई है या हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ काफ़ी काम आएगा। आपको ध्यान रखना है कि ITC हमारे पास IGST की है, तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस आउटपुट IGST, फिर बच गई CGST, फिर बच गई तो SGST। तो इस तरीके से हमें इस टेबल को दिमाग में रखना है, बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। आप याद कर लीजिए, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, कौन सी किस गवर्नमेंट की इनकम है इसको भी समझिए। IGST एंड CGST दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट्स की इनकम है, जबकि SGST जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होती है। SGST बोलो या फिर UTGST बोलो, कंसेप्ट सेम रहते हैं। तो हमारा 10th पॉइंट था। फिर यहाँ पर 11th पॉइंट आता है एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू पर्सन्स डूइंग बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल। क्या होता है कि GST के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो ना, तो ऐसे में आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं आपको हर महीने, या फिर हर महीने आपको क्या करना पड़ता है? रिटर्न फाइल करना है, टैक्स पेमेंट करना है। तो एक पर्सन आपको अलग से अपॉइंट करना पड़ जाएगा उन सब के लिए, क्योंकि कोई भी पर्सन इतना सब नहीं कर पाएगा। अगर वो इन्हीं सब में रह गया तो फिर वो बिज़नेस कब करेगा? तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस मैन है ना, उनको इन चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि महीने के 3 रिटर्न भरो, साल के 37 रिटर्न आपको भरने होते हैं। 36 तो ये हो गए, और उसके अलावा एक फाइनल रिटर्न आता है, तो 37 रिटर्न। ओ गॉड, इतने रिटर्न्स वो कैसे फाइल करेगा? और इतने रिटर्न्स अगर वो फाइल करेगा तो फिर वो बिजनेस पर ध्यान कैसे देगा? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है ना, जो छोटे स्तर पर लघु व्यापारी है ना, उनको GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ना तो अपने कस्टमर से GST लेना है, ना गवर्नमेंट को GST देना है। तो कितनी स्केल तक? तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नमेंट ने उसके लिमिट रखी है। मैक्सिमम अभी 40 लाख की लिमिट चल रही है कि 40 लाख तक अगर आपका ट्रांजैक्शन होते हैं साल भर के अंदर, आप 40 लाख तक की सेल करते हो, तब तक आपको GST पे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। सभी जगह पर 40 लाख नहीं है, कुछ जगह ये लिमिट 20 लाख है, कहीं पर 10 लाख से अधिक होने पर भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जब हम रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको डिटेल में ये पूरा टेबल बना के समझाऊंगी कि कब किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है और कब तक आपको एग्जेम्पशन मिली हुई है। तो GST में स्मॉल स्केल बिजनेस करने वालों को GST में रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन मिला हुआ है। उसके बाद आता है ऑप्शन ऑफ एडॉप्शन ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने 40 लाख बताया, ठीक है, किसी पर्सन का टर्नओवर हो गया मान लो 42 लाख रुपए। कितना हो गया? 42 लाख रुपए। 40 से कितना ऊपर गया? सिर्फ 2 लाख। अब उस पर्सन की तो लाइबिलिटी आ गई रजिस्ट्रेशन करवाने की, करवाना पड़ेगा। अब सिर्फ 2 लाख रुपए के चक्कर में उसको क्या करना पड़ेगा? GST में रजिस्ट्रेशन करवाओ, सारे रिटर्न्स भरो, टैक्स का पेमेंट करो, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने एक और छूट दे दी। क्या कहा कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, लेकिन अगर 1.5 करोड़ से कम है, कुछ स्पेशल स्टेट्स के अंदर 75 लाख इसकी लिमिट रखी गई है, तो 1.5 करोड़ से अगर आपका टर्नओवर कम है ना, तब तक आप एक नई स्कीम हम आपको दे रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम। एक समझौता योजना है, आप वो चाहो तो वो ले सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि 40 से ज़्यादा और 1.5 से कम वाले को कंपोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी। आप पर ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहे तो ये स्कीम अपना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी सारी सप्लाईज पर एक टैक्स लगेगा,
सेम रेट से टैक्स लगेगा, अलग अलग रेट से टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स की रेट बहुत कम रहेगी, आपको कम रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आपको काफ़ी सारी छूट मिल जाएगी। तो कंपोजिशन स्कीम पर भी हमारे पूरा अच्छा सा बड़ा चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतनी चीज़ दिमाग में रखिए कि जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम नाम की भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर उन पर्सनस के लिए मेनली बेनिफिशियल है जो कि रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है उससे ज़्यादा उनका टर्नओवर हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ से कम है, तो वो ये ऑप्शन लेके बहुत सारे प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं। लिमिटेड रेट ऑफ टैक्सेस, जीएसटी के अंदर क्या है, टैक्स की रेट्स लिमिटेड है। लिमिटेड होने का मतलब जीएसटी में बहुत सारी टैक्स रेट्स नहीं दी गई है अभी तक। तो कंपोजिशन स्कीम को अलग छोड़े तो सिर्फ 4 टैक्स रेट है जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर रेट है 5%, 12%, 18% और 28%। तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना वो इन 4 रेट्स में कवर हो जाते हैं, 5, 12, 18 और 28। अभी मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी 28 है और मिनिमम 5% है। तो इनके अंदर, इन 4 रेट्स के अंदर ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कवर कर लिया। तो बहुत ज़्यादा टैक्स रेट्स जीएसटी के अंदर नहीं है। लिमिटेड रेट ऑफ टैक्सेस, पहले बहुत सारी रेट चलती थी, 10, 10.5, 12, 11, 13, 15, पता नहीं कितनी। तो जीएसटी के अंदर टैक्स रेट्स को भी लिमिटेड कर दिया गया। तो लिमिटेड रेट ऑफ टैक्स होती है जीएसटी के अंदर। स्कीम ऑफ सेल्फ असेसमेंट, स्वतः कर निर्धारण की योजना, उसका विकल्प भी दिया गया है। कर निर्धारण का मतलब क्या होता है, असेसमेंट मतलब होता है कि जब आपका टैक्स पीरियड एंड होता है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, पर एनम हो, जैसा भी आपका टैक्स पीरियड है, जब वो ख़त्म होता है ना, तब आपको असेसमेंट करवाना होता है, कर निर्धारण करना होता है कि हमें कितना टैक्स पे करना है। तो जीएसटी में सेल्फ असेसमेंट का प्रोविज़न आपको दिया हुआ है कि आप चाहे तो अपने कर का निर्धारण स्वयं कर सकते हो। मतलब आप खुद गवर्नमेंट को ये चीज़ बताइए कि हमने इतनी सेल करी, उस पर हमारा इतना आउटपुट टैक्स, हमने इतनी परचेज करी, इतना हमारा आईटीसी, और रिमेनिंग जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसको हम पे कर रहे हैं। तो आपको सेल्फ असेसमेंट का प्रोविज़न यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, आपकी कही हुई बातों को बिल्कुल सच नहीं माना जाएगा, उनकी मैचिंग बाद में होगी, लेकिन एक बार के लिए सेल्फ असेसमेंट करके आप अपनी लायबिलिटी से फ्री हो सकते हैं। तो जीएसटी में क्या है, सेल्फ असेसमेंट का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। तो ये हमने जीएसटी के फीचर्स पढ़े। आगे की क्लास में जीएसटी के बारे में और हम डिस्कस करेंगे, इसके आने से क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या हानियाँ हुई, मतलब क्या प्रॉफिट लॉस, क्या इसके ड्रॉबैक्स रहे, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी तक इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, आगे की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।